हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी इनके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में समझौता हुआ था, पूना समझौते में प्रावधान था, उसमें क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, इनके बीच जो 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था, इनके बीच निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। डिटेल्स में पढ़ें तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी है, सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनियम, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। बताना है कि कौन सा अधिनियम, कौन सा विभाजन, कौन सा सम्मेलन, कौन सा संकल्प किस सन में हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में आया था, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ये 1929 में हुआ था। इसलिए यहाँ पर A4 1907, B3 1932, C2 1928, D 1929, अर्थात A4 B3 C2 D1। यहाँ कौन सा A4 B3 C2 D1, ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत तथा दलित के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व 1932 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बंबई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताना है कि गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। तो दोस्तों, इसे जो शक्ति प्रदान की गई थी अध्यादेश जारी करने की, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह है कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान दिया, तथा दूसरा यह है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इन्हें सुमेलित करना है कि किसके द्वारा कौन सी घोषणा, कौन सा संकल्प, कौन सा प्रस्ताव, कौन सा दिवस दिया गया। दोस्तों, अगस्त घोषणा जो थी वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा दी गई थी और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथमो द्वारा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो यहाँ बात करें तो अगस्त घोषणा A2 लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अर्थात A2 V1 C4 D3, A2 V1 C4 D3, ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा से 14 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड, ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बताना रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। डिटेल्स में पढ़ें तो रेगुलेटिंग एक्ट एक उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के द्वारा अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपने निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो 1786 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई।
नेक्स्ट प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। बताना महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। दोस्तों 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था, जबकि मृत्यु हुई 22 जनवरी 1901 में। 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में इन्हें सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो घोषणा उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीय में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। नेक्स्ट प्रश्न, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कौन हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्होंने ये बातें रखी थी, आश्वासन दिया था, लेकिन इसमें से अंग्रेजों ने देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी इसको माना था। डिटेल्स में पढ़ें तो रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोगी तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। डिटेल्स में पढ़े तो मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य आधारवादियों के दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। नेक्स्ट प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था 1909 में पारित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? प्रारंभ में जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल था वो किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो सर्वप्रथम लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। डिटेल्स में पढ़ें तो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैत शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की। तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। डिटेल्स में पढ़ें तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें क्या सार था प्रावधानों का? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो इनका जो प्रावधान था वो प्रांतों में दोहरा शासन करना था। डिटेल्स में पढ़े तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की निम्न विशेषताएं थी। पहली, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। दूसरा, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। तीसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। चौथा, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पांचवा, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। छठा, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। अगला प्रश्न हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों में गठित था। बताना है कि इसका सदस्य कौन नहीं था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी। तो दोस्तों इसका लॉर्ड पैथिक भी इसका सदस्य था, ए.बी. अलेक्जेंडर भी, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी, बट लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा ए.बी. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाओं को तलाशना था। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताना है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा इसमें से गलत है। प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय सामूहिकरण ये भी ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ठीक है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी ठीक है, बट पाकिस्तान की स्वीकृति ये रहूँगा। तो ऑप्शन सी राइट। डिटेल्स में पढ़े तो कैबिनेट मिशन 1946 के निम्न उद्देश्य थे।
पहला, संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौड़ उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या ऊपरी में से कोई नहीं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो संविधान था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। डिटेल्स में पढ़े तो जब विदेशी संसद द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था। औपनिवेशिक राज्य से ही कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? जो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपी गई थी, उस योजना को किस नाम से जाना गया? डुरंड योजना, मिंटो मार्ली योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। तो इसलिए दोस्तों माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। डिटेल्स में पढ़ें तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनवाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्थापूर्ण कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है बताना? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ठीक है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत। डिटेल्स में पढ़ें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861 या अधिनियम 1858। बताना है कि इनके तहत क्या क्या लागू हुआ। दोस्तों को बताओगे भारत सरकार अधिनियम 1919 जो थी, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 का जो था, ये सांप्रदायिक निर्वाचन लागू हुआ इसमें। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था। अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, इसलिए यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अर्थात A3, B1, C4, D3, E5, A3, B1, C4, D2, सॉरी D2, नहीं, D3, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ प्रस्ताव जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। डिटेल्स में पढ़े तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ने, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 ने, या भारत परिषद अधिनियम 1892 में। दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1919 का था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, बट इसे 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में लागू किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका परिषद का विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। बताने की संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम अर्थात किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1919 कोई नहीं। दोस्तों संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की, 1919 की, 1904 की, 1858 की। दोस्तों
1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। तो आज के ये हमारे प्रश्न हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।